ये वो आदेश है जिसके जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उनके रिश्तेदारों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने का फैसला किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर स्थिति साफ कर दी है। अब महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई बहन या किसी अन्य निकट रिश्तेदारों को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि महिला जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, लिहाजा पद की जिम्मेदारी भी वही निभाए और फैसले लेने का अधिकार भी उन्हीं के पास रहे। पार्षद जहाँ पे महिला जनप्रतिनिधि है वहाँ पे महिला जनप्रतिनिधि ही बैठकों में पार्टिसिपेट करती है और जो भी प्रशासनिक विषय होता है उसमें महिला जनप्रतिनिधि ही भाग लेती है। और जो निर्णय रहता है, एक पार्षद का जो पति है, महिला जन पार्षद का पति है, वो सहयोगी के रूप में उनके साथ काम करता है। पुरुष रहते हैं, उनके भी सहयोगी कभी कभी महिला हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैं तो स्वयं 20 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ और मैं खुद स्वयं अपना काम कर रही हूँ। हमारी महिला बहनें हैं, वो भी सक्षम है, चाहे वो किसी भी दल से हो। अगर उनको जनता चुनकर भेज रही है तो कहीं ना कहीं उनके वो सक्षम है, इसीलिए उनको चुनकर भेज रही है और उनको अपने ऊपर विश्वास रहता है कि वो काम कर पाएंगी। हाँ, पार्षद के जो महिला पार्षद के जो पति हैं वो सहयोगी के तौर पर प्रारंभ में अगर उनको कुछ हेजिटेशन हो रहा है, अगर वो पहली बार घर से निकल रही है तो एक सहयोगी के तौर पर उनके साथ रहते हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि उनको स्वयं अपना काम करना है, जब वो जानेंगे तो वो और तैयारी से अच्छा पढ़ लिख कर काम करेंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। देर से उठाया गया लेकिन सही कदम उठाया गया और इसको सिर्फ राजनीतिक गैर राजनीतिक विवादों को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें तो जिन कारणों से छत्तीसगढ़ में 50% पंचायतों में या 33% आरक्षण शहरी निकायों में है, वो सफलीभूत होगा। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में बीजेपी नेताओं का ही ज्यादा हस्तक्षेप है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है तो उसे राजनीतिक दलों के भीतर और स्थानीय निकायों में महिलाओं को वास्तविक निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस सरकार में पत्नी की जगह पति दखल तो दे रहे हैं और वो सत्ता के लोग दखल दे रहे हैं। अरे यहां तक तो अब तो सीएम की जगह सुपर सीएम भी है, अब सीएम के कुर्सी में सुपर सीएम भी है। तो दखल तो मुख्यमंत्री कुर्सी से शुरू होती है। अब ये दखल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा दखल दे रहे हैं। लेकिन सियासी बयानबाजी के इतर इस पूरे विवाद में कुछ बुनियादी सवाल भी है। क्या निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह उसका पति या रिश्तेदार फैसला ले सकता है? क्या पार्षद पति की अनौपचारिक व्यवस्था महिला आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है? क्या सरकार का आदेश महिला प्रतिनिधियों को वास्तव में स्वतंत्र बनाएगा? और अगर महिला प्रतिनिधि खुद अपने पति या रिश्तेदार की मदद लेना चाहती है तो क्या ऐसी रोक व्यवहारिक चुनौती भी पैदा कर सकती है? यानी बहस सिर्फ पार्षद पति पर रोक की नहीं, बहस इस बात की है कि महिला के नाम पर मिली राजनीतिक कुर्सी पर अधिकार आखिर किसका हो, निर्वाचित प्रतिनिधि का या उसके परिवार का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सरकार के उस बड़े फैसले पर जिसका असर हमारी आधी आबादी पर पड़ रहा है। महिलाओं की हिस्सेदारी बराबरी की हो और इसीलिए उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए जनप्रतिनिधियों के एक खास चुनाव में उनका आरक्षण किया गया, खास तौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव में। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें महिला जनप्रतिनिधि चुनकर तो आई, लेकिन उनके परिवार का दबदबा कायम रहा या कहें वो हावी रहे। और इसीलिए अब सरकार ने नया फैसला लिया है कि पार्षद पतियों को
नो एंट्री कह दिया गया है। ऐसे में सियासी शोर मचा हुआ है, क्या इस फैसले का कुछ असर होगा? और जब नीचे ये फैसला ले लिया गया है तो ऊपर स्तर पर यानी विधायक स्तर पर जो महिलाएं हैं और उनके पति उनकी भूमिका निभाते हैं, उसे कैसे रोका जाए? ऐसे में सियासी शोर क्या कहता है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे स्टूडियो में इस खास विषय पर अपने विचार रखने के लिए मौजूद हैं शिक्षाविद और विचारक कीर्ति श्रीवास जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों महिलाएं हैं, इसलिए इस विषय की गंभीरता को भी समझेंगी, संवेदनशीलता को भी समझेंगी और ये सरकार का जो फैसला है इसका असर और इसकी प्रतिक्रियाओं को भी समझकर जवाब देंगी। तो ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये पहले सरकार की नीयत और नीति समझने के लिए रुख करते हैं शताब्दी पांडे जी का और उनसे समझते हैं कि आदेश में तो कई चीज़ें लिखी गई हैं, पर क्या ये आदेश इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा? जो पार्षद हैं उनके पति अगर सामने आ जाते हैं, संभालते हैं, उन्हें रोकेंगे कैसे? कैसे ये आदेश किसी को रोक सकता है? क्या इसका असर होने वाला है? शताब्दी जी। सबसे पहले नमस्कार मोहन जी, कीर्ति जी, डॉक्टर शिल्पा जी। निश्चित रूप से ये अधिसूचना जो जारी हुई है सरकार के द्वारा, ये महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को और सशक्त करता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिलाओं ने भारत देश में अपना परचम लहराया है। आज वो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, तो साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किस प्रकार से उनके सशक्तिकरण को और बढ़ाया जाए, इसको देखते हुए केंद्र सरकार भी हमारी जो है वो इसके लिए आरक्षण बिल लाना चाहती है, उन्होंने लाया भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि विपक्षी दलों ने उस पर कुछ रोक टोक लगाई। आने वाले समय में निश्चित रूप से आ जाएगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये जो अधिसूचना जारी हुई है, मोहन जी, मैं इसमें एक बहुत जो खास चीज है उसको मैं गौर करके आपके सामने रखना चाहूंगी कि ये जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961, इन दोनों की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु जो अर्हताएं होती हैं, इसके नियम 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, लिखा है। तो इसके नियम 3 में इसमें संशोधन करते हुए इन्होंने जोड़ा है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम निर्देश पर प्रतिषेध, यानी कि अगर कोई सांसद प्रतिनिधि के रूप में, कोई विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी अगर नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र की महिला जनप्रतिनिधि के परिवार के सदस्य होंगे तो उनका प्रतिषेध करता है यह अधिसूचना। ये बहुत अच्छा कदम जो बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी उठाया है और इसका स्वागत महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हम सबको करना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखिएगा जितनी संवेदनशीलता से महिलाएं किसी विषय के पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखते हुए और एक संवेदनशीलता से निर्णय लेती हैं, उनका हमको देखने को मिलेगा राजनीति में, उनके निर्णयों में इसका प्रभाव। ठीक है, लेकिन शताब्दी जी, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ हमेशा है, घर में है, बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ सहयोग की जरूरत पड़ती है तो उनके साथ खड़ा होता है, उसे अचानक से केवल एक आदेश के जरिए अलग किया जा सकता है क्या? या हो सकता है ये केवल आदेश हो लेकिन जो काम हो रहा है वो होता रहेगा? रोक कैसे लगेगी? देखिए, अधिसूचना जारी होने से या नियम कानून बनने से निश्चित रूप से उसके परिपालन में भले ही कुछ समय लगता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है जो संगठनात्मक स्तर में बूथ स्तर से लेकर काम करते 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 आगे बढ़ते हैं। बहुत कम प्रतिशत में ऐसा होता होगा कि किसी की पत्नी को अचानक से टिकट दे दी गई और वो जीत गई हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जैसे कि रायपुर नगर निगम की बात करती हूँ, 1-2 ऐसी महिला पार्षद हैं जिनके
जिनके पति पहले पार्षद थे, लेकिन आज हम देखते हैं MIC में बैठती हैं, सारे विषय रखती हैं, सारे विषयों की जानकारी है। भले ही शुरू में उनको हिचकिचाहट थी, लेकिन आज वो सारे निर्णय ले रही हैं, काम कर रही हैं। अन्य भी जिलों में ऐसी स्थिति है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है, और मैं कहती हूँ कि आने वाले समय में ये स्थिति और पुख्ता बने, क्योंकि अगर हमको आरक्षण बिल लाना है तो पहले महिलाओं को सशक्त होना होगा, क्योंकि केवल आरक्षण ले आने से नहीं होगा। जब तक महिलाएं स्वयं निर्णय लेने वाली नहीं बनेंगी, तब तक ऐसे आरक्षण लाने का अर्थ नहीं रह जाएगा। चलिए, कारगर होगा ये आदेश, हम समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इस पर कुछ आपत्ति है, तो हम डॉक्टर शिल्पा जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस क्यों इसमें शक शुबा व्यक्त कर रही है। ये तो अच्छा आदेश है, प्रतिनिधि नहीं बनेंगे तो हस्तक्षेप कम होगा, महिलाएं सशक्त होंगी। शिल्पा जी। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मोहन जी, ये जो आदेश और अधिसूचना जो पढ़ के विस्तृत रूप में शताब्दी जी बता रहे थे, तो ये अधिसूचना जो है, नियम जो है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पार्षदों से त्रस्त हो चुकी है। ये जो हस्तक्षेप की जो कहानी है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद, महिला पार्षदों के में ज्यादा देखी गई है, और निश्चित रूप से उनकी कंप्लेन भी की गई है और विरोध भी हुआ है, खुले पैमाने पर विरोध हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जोन क्रमांक 3 में जो प्रमुख है साधना साहू, उनके पति प्रमोद साहू, वो बार बार बैठकों में जाते हैं, उनके हिस्से का कामकाज संभालते हैं, उनकी कुर्सी पर बैठते हैं, और यदि कुछ इस तरीके से निर्णय लेना हुआ तो वो निर्णय लेते हैं। एक और जिसका विरोध भी हुआ है, और एक और उदाहरण है जिसमें परिवार का हस्तक्षेप किया गया है। जोन क्रमांक 4 में अध्यक्ष मुरली शर्मा, जिनके पुत्र अनिल शर्मा जो कि युवा मोर्चा के भी पदाधिकारी हैं, वो गुंडागर्दी करके वहां पर माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, और उनका खुले तौर पर विरोध हुआ है। मतलब ये परिवार के लोग जिस प्रकार से उनके हक और अधिकार को छीनकर अपना जो है राजस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दमदारी जमाने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी को तो रोकने के लिए ये आदेश लाया गया है। शिल्पा जी, यही आदेश तो रोकेगा ना उनको। अब ये हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। मैंने इसीलिए कहा मोहन जी, पहला शब्द सेंटेंस मैंने कहा कि अपने ही लोगों से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी ने ये नियम लाया है। मुख्य रूप से मोहन जी मैं ये कहना चाहूंगी कि केवल नियम ला देने से नहीं होता है, नियम तो कानून के भी होते हैं। क्या ये अफीम की खेती रोक पाए, क्या ये अपराध रोक पाए, क्या हमारी बच्चियों से दुराचार और दुष्कर्म रोक पाए? क्या अभी कल परसों की घटना देखिए ना, किस प्रकार से गैंगरेप की घटना राजधानी में दिखाई दे रही है। तो केवल नियम कानून बना देने से ये जमीन पर उतर जाएगा, क्रियान्वयन कर पाए, ये क्रियान्वयन का है ना, तो क्या ऐसे नियमों का क्रियान्वयन हो पाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है, प्रश्न बिल्कुल ये जायज सवाल है। हम पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं कीर्ति जी की, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार नियम तो बन जाते हैं पर वो लागू नहीं हो पाते क्योंकि कई व्यवहारिक दिक्कतें। इसमें भी ऐसी व्यवहारिक दिक्कत आएगी क्योंकि महिलाएं जो भी राजनीति में आती हैं उनको थोड़ा परिवार का बैकअप रहता है, और परिवार के बैकअप से जो जीत के आती हैं तो परिवार के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ता है। क्या व्यवहारिक दिक्कत रहेगी कि इस आदेश के इम्प्लीमेंट में, कीर्ति जी? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी पूर्व में शताब्दी दीदी ने बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक स्तर पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने जो राजपत्र में जो सूचना जारी हुई है उसको उन्होंने विस्तार से समझाया। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से एक महिला होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि यदि एक महिला रसोई संभाल सकती है, घर संभाल सकती है, बच्चा संभाल सकती है, परिवार संभाल सकती है, तो वो निश्चित रूप से इतनी सक्षम है कि वो अपने क्षेत्र के, अपनी जनता की समस्याओं को भी सुन सकती है और उसे संभाल सकती है। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में उसे अपने परिवार की, अपने पति की या किसी रिश्तेदार की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पॉलिटिकल क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम है, और इसलिए महिलाओं को आगे लाया गया, इसलिए उन्हें उस क्षेत्र के लिए वो चेहरा बनाया गया कि महिलाएं आगे आए। अगर उसी क्षेत्र में अगर ये बातें होने लगेगी कि महिला के परिवार, रिश्तेदार, पति ये भौकाल बनकर उड़ रहे हैं या इनका दमखम ज़्यादा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस महिला की क्षमता पर, उसकी कार्यक्षमता पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है, और लोगों में आपस में असंतोष होता है कि
कि जिस महिला को हमने नारी सशक्तिकरण के नाम से, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से आगे बढ़ाने के लिए हमने राजनीतिक क्षेत्र में उसे एक चेहरा बनाया, वो तो कहीं दब गई, कहीं कुचल गई और उसके परिवार और रिश्तेदार आगे आ गए। तो हम कहीं ना कहीं उस महिला को के अंदर असंतोष पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस महिला को कम आंक रहे हैं और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो महिला के मन में भी कुंठा का शिकार होता है कि कुछ जगह पे महिला को लगने लगता है कि मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, लेकिन अंदर से सारे निर्णय उनके पति या परिवार के लोग ले रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से गलत है। मैं सरकार के इस राजपत्र का स्वागत करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये आ जाता है, मूल रूप से अगर हम इसको पालन करने लग जाएंगे तो वास्तव में जो हमारी जो मूल अवधारणा है कि नारी सशक्तिकरण हो, नारी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाए, वो तभी होगा जब हम इसको फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये सही है कि ये असंतोष तो लोगों के मन में है, आम जनता भी ये देखती है कि उनके क्षेत्र में जिस चेहरे को चुना गया है उसकी जगह पर उसके परिवार वालों का दखल अंदाजी ज्यादा है, तो इसके आने से ये पर एक रुकावट सहारे होगी। के रूप में सामाजिक, क्योंकि हमारा ढांचा देखिए, कुछ जो- ऐसा है जी। जिसमें परिवार के लोगों का सहयोग मिलता है। अब पति है, सहयोगी बन गया और सामने हैं, तो क्या ये गलत है, इसे माना जाएगा क्या? मोहन जी, जो महिला खेत में काम कर सकती है, मजदूरी कर सकती है और फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, कॉलेजेस में पढ़ा सकती है, डॉक्टर की भूमिका निभा रही है, तो ये तो सेवा का क्षेत्र है। यहाँ पे तो आपको सीधा अपनी जनता से संवाद करना है, अपने जनता की समस्या सुनना है, उनका निराकरण करना है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की महिला को किसी भी प्रकार की इस तरीके के भी सहयोग की जरूरत। हाँ, आंतरिक रूप से आप उसका सहायता कर सकते हैं, उसको उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर आप उसके परिवार के सदस्य हैं तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, ना कि उसके क्षेत्र में अनावश्यक आप दखल अंदाजी करें। तो निश्चित रूप से वो आंतरिक रूप से आप बढ़ाएं अगर आप परिवार के सदस्य हैं तो, पर परोक्ष रूप से आपको उसमें भागीदारी नहीं निभानी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए ये आदेश निकाला गया। लेकिन ये आदेश निकाला गया तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में ही ऐसे कई लोग थे जो कि इस तरीके की भूमिका में आ गए थे, इसलिए ये निकालना पड़ा आदेश, और इसीलिए उंगली उठ रही है बीजेपी के इस आदेश पर। शताब्दी जी। नहीं, देखिए, इतना अच्छा निर्णय आया है, हमको मूल विषय से इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। नहीं, निर्णय की जरूरत जब क्यों पड़ी, इतना ये सवाल अच्छा- उठ रहा है। देखिए, निर्णय की जरूरत क्या, ये तो देखिए जिस प्रकार से संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उन संविधान के प्रावधानों को लागू करना ही चाहिए था। तो आज नहीं तो कल तो होना ही था। जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं, जितने भी नियम कानून आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमारे जो व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये केवल ये मानना कि ये केवल भाजपा के ही जनप्रतिनिधियों में ऐसा था, तो आज ये मान के चल रही है क्या हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस जन कि सारे नगर पालिका, सारे नगर निगम में केवल भाजपा के लोग ही काबिज हैं? आप बिल्कुल जीरो पे चले गए हैं क्या? बहुत अच्छा, आपने स्वीकार कर लिया अगर ऐसा, तो बहुत अच्छी बात है। अरे, आपके लोग भी तो बैठे हुए हैं। इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि एक महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इस विषय को देखिए कि किस प्रकार से एक महिला, चाहे वो कांग्रेस की दल से हो, चाहे वो भाजपा के दल से हो, यदि वो प्रतिनिधित्व के लिए आई है तो वो इनके सारे डायनामिक्स को समझे, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो और निर्णय की भूमिका, जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें उसकी भूमिका रहे, ना कि ऐसा हो कि केवल पुरुष पार्षदों से ही बात कर लिया और हो जाए, ऐसा ना हो। इसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत छींटाकशी करना चाहिए। कांग्रेस की एक प्रॉब्लम है मोहन जी कि जब उनके पास में तर्क खत्म हो जाते हैं तो व्यक्तिगत छींटाकशी में आ जाते हैं, जो कि एक अपनी जो राजनीतिक शुचिता है उसको आप कितने निचले स्तर तक ले जाएंगे। आप सुपर सीएम करके आप यंग कर रहे हैं, आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपकी आंखों का इशारा देखिए, आपके बोलने का तरीका देखिए, क्या ये तरीका है? ये तरीका है बात करने का? ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए। शिल्पा जी, ये आदेश तो जारी हुआ है तो केवल एक बीजेपी के लिए नहीं हुआ है, या बीजेपी की महिलाओं को ही फायदा नहीं होगा, आपके यहाँ भी महिलाओं को फायदा होगा? सब इसमें सहयोगी क्यों नहीं बनते, इसको समर्थन क्यों नहीं करते? मोहन जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये सभी राजनीतिक दल और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सहायक होगा, परंतु ये निर्णय, आपने पूछा ना, ये निर्णय लाया क्यों गया, इस बात का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब क्या जवाब चाहती हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप शिल्पा जी? ऐसे ना बोले। मैंने जो उदाहरण दिए शताब्दी जी, क्या वो गलत हैं? बता दीजिए ना। क्या आप न्यायाधीश कब से बन गई? आप ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि का ऐसा नाम लेकर इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। आप न्यायाधीश नहीं बन सकते। आप ये देखिए, आपने कह
पॉलिटिक्स है। ये आपको भी स्वीकार प्रदेश अध्यक्ष आप भी पर्सनल ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष पर्सनल करती है। मैंने जो सच्चाई है धरातल पर जो नहीं, है तर्क तो सुन लीजिए, हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? जी जी। आपको तकलीफ हो गई, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? और और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? अधिकतर मोहन जी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधि ज्यादा है, उनके यहाँ भी यदि दखल अंदाजी होती है तो उन पर नियम क्यों नहीं बनाया गया? उनके लिए क्या प्रावधान है ये भी पूछ लीजिए। क्या जो शहर के निकाय में ही ये आदेश लागू किया है जी, ग्रामीण में क्यों नहीं? समय में शहर में ही लागू किया गया है शिल्पा जी, और आप एक जनप्रतिनिधि नहीं, होकर आदेश इस दोनों के लिए प्रकार लागू होता। आप इस प्रकार की बात क्यों कर रही हैं? आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर आने वाली महिला अपने निर्णयों को लेने में सक्षम होने में समय लगता है, लेकिन अगर आने वाले समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की जाती है, उसको देखते हुए आने वाले समय में पंचायतों में भी आएगा। मांग तो उठ रही है, आना चाहिए। ठीक है, आप समर्थन करेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये आदेश आएगा तो? देवांग शिल्पा जी, कांग्रेस समर्थन करेगी ना? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, नगरीय निकाय के लिए क्यों ये ऐसा नियम आ गया और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं आया? ये दोनों में डिफरेंस क्यों? क्यों अलगाववाद? महिला तो महिला, महिला नगरीय क्षेत्र की हो। राजनीति आती है, हर बात का विरोध करना। अभी जो आया है उस पर चिंतन करने की बजाय इसका विरोध और वो क्यों नहीं आया ये कहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो आई है अधिसूचना, वो महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी लायक, कितने उसके फायदे है, मुझे ये बात करना चाहिए हमको। आप क्या कहना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र की महिला नहीं है क्या? उनके हक और अधिकार नहीं है क्या? उनको तो पूरे अधिकार मिले हुए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये आदेश को दोनों क्षेत्रों के लिए, यानी नगर पंचायत में भी लागू हो जाता तो बेहतर होता। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से इसमें सरकार की ओर से आगे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आज यहाँ कह रही है वहाँ विरोध मत करिएगा। आप लोगों का काम होता है जब सरकार कुछ अच्छी चीज लाती है तो विरोध करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे नगरीय क्षेत्र की हो, महिलाओं के हक और अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन आज के विषय में बने रहते हैं। हम कीर्ति जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। कीर्ति जी, क्या लग रहा है, ऐसे में राजनीति खींचतान तो मची रहेगी, लेकिन ये आदेश आ गया, इसके कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी होंगी, लेकिन ये ऊपर स्तर पर भी, यानी विधायकों पर भी लागू हो, जिला पंचायत के सीटों पर भी लागू हो, सब तरफ लागू करने में क्या कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से अभी केवल नगर निगम में ये लागू किया गया? देखिए, दिक्कतें तो आएगी, व्यवहारिक रूप से बिल्कुल आएगी, निश्चित रूप से आएगी, विरोध भी होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें महिलाओं को ही आगे आना होगा। जैसे सारी चीज़ों में महिलाएं ने खुद आगे आकर अपनी चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट पारदर्शिता के साथ बहुत सारे क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया, तो मैं तो महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से और इस पैनल के थ्रू कि आप लोग ही आगे आइए, आप लोग ही इस चीज़ों को के लिए अपने आप के अंदर के आत्मविश्वास को तभी बढ़ेगा जब आप मानेंगे कि आपसे ये काम हो सकता है। ठीक है, समय लगेगा, मैं मानती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो जिस तरीके से वो आगे आती हैं, उनकी परिपाटी अलग होती है, पर धीरे धीरे ही सही हम सक्षम हो जाएंगे, कोई समय लगेगा, पर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि तभी परिपूर्ण हो पाएगा और ये नियम तभी लागू हो पाएंगे जब इसमें सभी महिलाओं की सहभागिता होगी और सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी दल की हो, जब तक खुद महिलाएं आगे से आकर इस चीज़ के लिए, इसको लागू करने के लिए या अपनी ताकत और अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए प्रण नहीं लेंगी, तो सारे नियम धरे के धरे रह जाएंगे। इसमें महिलाओं की सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और राजनीतिक दलों को भी इसमें भूमिका निभानी होगी कि अगर किसी के पति राजनीति कर रहे हैं तो टिकट देने के समय में आरक्षण हो गया महिला का, तो उनकी पत्नी को टिकट दे देना, ये कई बार बड़ी दिक्कत होती है। तो आरोपों से हटकर अलग शताब्दी जी, पार्टी ये तय करेगी क्या कि भाई ऐसी महिलाओं को तो जो खुद राजनीति कर रही हैं, स्वयं ही आगे आई हैं, या ना कि उनका पति है आगे? देखिए, ऐसी स्थिति उन संगठनों में आएगी जहां क्राइसिस है महिला कार्यकर्ताओं की, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ज़्यादा बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर जिला राज्य तक, हमारे यहाँ प्रदेश तक, सब जगह महिला कार्यकर्ताओं की काफ़ी सक्रिय भागीदारी है।
जन हितकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वो घर घर तक पहुंच रही हैं, वो काम कर रही हैं। विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं। ये तो उनके साथ में प्रॉब्लम आएगी जिनके पास अभी उनकी पूरी कार्यकारिणी ही नहीं बन पाई है और उनके पास में अभी बहुत समस्या है, उनको ये बातें आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक बात है, संगठनात्मक ढांचा ऐसा है कि वहां पर इन सारे बातों को ध्यान रखा जाता है और काफी मैं मतलब टिकट ही उन्हीं को दिए जा रही है, निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस में ऐसी क्या परिस्थितियां है शिल्पा जी जिसकी वजह से आप कह पाएं कि भाई ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा जो कि जिनके पुरुष राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं या महिलाएं आगे हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, ऐसा भरोसा देंगे क्या? तो मोहन जी, जितना बखान भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शताब्दी जी कर रहे हैं, आप भूल जाती हैं कि उससे पहले की संगठनात्मक और अनुभवी पार्टी, उससे पहले की मतलब भारतीय जनता पार्टी जब उत्पन्न भी नहीं हुई थी तब से कांग्रेस महिला प्रतिनिधियों को अधिकार देते आई है। और आप भूल जाती है बार बार कि महिलाओं को राजनीति में लाने का मुख्य जो दायित्व था वो कांग्रेस के समय थे। पंचायती राज में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1/3 महिलाओं का, वो कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस की उत्कृष्ट सोच का प्रमाण था। तो निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके हक और अधिकार को देने में कांग्रेस धरातल स्तर पर कार्य कर चुकी है, आज भी करती है, आगे भी करती रहेगी। बोलिए ना। चलिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, एक लास्ट सुझाव ले लेते हैं इसमें, और कुछ नया सुझाव अगर आप देना चाहिए तो कीर्ति जी इसमें कुछ ऐड कर दीजिए। लास्ट मिनट मेरे पास बचे हैं डिबेट के। देखिए, सुझाव यही है कि ये एक बहुत अच्छा विषय है, एक बहुत अच्छा शुरुआत हो रही है, हमारे राज्य से शुरुआत हो रही है। इसके लिए हमको तो प्राउड फील करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जो चाहता है, जो हृदय से चाह रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण का जो चीज़ प्रस्ताव लाया गया है और उस क्षेत्र में खासकर राजनीतिक क्षेत्र में कि महिलाएं अपनी पूर्ण कार्य क्षमता को दिखाए, अपने आत्मविश्वास दिखाए और वो जिस क्षेत्र से उनको चुना गया है उस क्षेत्र में वो अपना पूरा दमखम दिखाया। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने यदि ऐसी सूचना जारी की है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, यहाँ की महिलाओं को स्वागत करना चाहिए कि वो चाहते हैं कि देश का ये पहला राज्य बने जहाँ पर इस तरीके की परिपाटी शुरू हो, जहाँ पे महिलाएं जैसे बाकी क्षेत्र में अपनी पूर्ण कार्य क्षमता दिखा रही हैं, अपना दमखम दिखा रही है, तो राजनीति में भी वो कमजोर साबित ना हो, वो अपने परिवार के सहारे, अपने पति के सहारे या और किसी के सहारे ये ना दिखे कि ये इसकी कार्य क्षमता कमजोर है। तो बिल्कुल ये स्वागत के योग्य है, ये बहुत अच्छा बिल है। बिल्कुल, और आज ऐसा दौर है कि कहीं भी महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और ऐसे में राजनीति में इक्का दुक्का ही उदाहरण होंगे जहां पर कहीं पतियों का हस्तक्षेप होगा, उसके लिए ये आदेश आ गया। लेकिन हम कहीं नहीं मानते कि महिला कहीं पीछे है और आधी आबादी का हक पूरा मिल रहा है, ऐसे में उनके हक पर डाका ना हो इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। सब इससे सहमत हैं, आगे भी इसे और विस्तार मिलेगा, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। कीर्ति श्रीवास जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।